हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो कि अपने राजस्थान जेई में आने वाला है, उसके लिए अपन ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोज़ घर बैठे देख सकें। ठीक है, तो जो ये वीडियोस हैं दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलरेडी 28 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट है राजस्थान जीएस जीके फॉर जेईएन करके, वहाँ से आप देख सकते हो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ रहे, नेक्स्ट पार्ट जो अपन कवर करेंगे आज, वो अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की मृदा। तो अपन ने राजस्थान की मृदा में क्या क्या पढ़ लिया था। राजस्थान में मृदा के प्रकार में अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया था वैज्ञानिक वर्गीकरण, है ना, के आधार पर राजस्थान में कितनी थी, 5 प्रकार की थी। वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फीसोल और एंटीसोल और एरिडियोसोल। फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था दोस्तों कृषि में उपयोगिता, उपलब्धता, प्रधानता के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा थी, 9 प्रकार की। ठीक है, अब अपन जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है दोस्तों किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर, मतलब फॉर्मेशन के आधार पर, जो मृदा का निर्माण हुआ है उसके आधार पर, निर्माण के आधार पर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, ये जो निर्माण है ये इसको डिसाइड कौन सी कमेटी करती है, कौन सा, तो दोस्तों इसको जो डिसाइड करती है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, के द्वारा निर्माण के आधार पर राजस्थान के मृदा को 8 भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। तो लिखिए इसमें दिख रहा है ना, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली द्वारा निर्माण के आधार पर राजस्थान की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। कितनों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके अपन एक एक के बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली है दोस्तों अपनी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मैंने कई बार आपको टर्म बताया होगा, जल प्लस ओढ़, है ना। तो जो जल को ओढ़ ले वो हो गई अपनी जलोढ़। तो जलोढ़ मृदा के कुछ नाम और मिलते हैं दोस्तों, तो वो नाम है अपने, इसको बोला जाता है दोमट मृदा, व्हाट वी से, दोमट मृदा एंड कांप मृदा। दोमट मृदा भी मिलता है इसका नाम आपको, और कई जगह आपको इसका नाम कांप मृदा भी इसको बोला जाता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी और बता रहा हूँ। इसका निर्माण कैसे होगा, जब कोई नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से निकल के आएगी, मतलब हिमालय से, ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर अपने जो मैदान का निर्माण है वो हिमालय से हुआ है, हिमालय से जो नदियाँ निकली है, तो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद है, अवसाद जो मिट्टी हो एक तरीके की, अवसाद के
जमाव से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें निर्माण में लिखिए इसका निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, और अवसाद को जलोटक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जलोटक के जमाव से हुआ है। ठीक है, तो जमाव से, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? जलोढ़ मृदा की। ये तो बात हो गई इसके निर्माण की। विस्तार की बात कर लेते हैं। किसका? राजस्थान में कहाँ का विस्तार है? तो जलोढ़ मृदा क्या किस चीज़ का निर्माण करती है? मैदान का निर्माण करती है, ऑब्वियस सी बात है। तो राजस्थान में एक है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और इसी पूर्वी मैदानी प्रदेश में है अपना घग्गर का मैदान। घग्गर जो नदी है उसके द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है, तो वो कौन सा क्या कहलाया? घग्गर का मैदान। ठीक है, घग्गर का मैदान से जिला है अपना गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ये तो बात हो गई घग्गर के मैदान की। फिर अपन बात करते हैं और मैदान का निर्माण हुआ है छप्पन का मैदान, जहाँ जहाँ जलोढ़ मृदा है। छप्पन का मैदान में अपना जिला है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन सा? छप्पन का मैदान में अपना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये बात हुई। फिर है अपना कांठल का मैदान। कांठल नदी से जो मैदान का निर्माण हुआ वो क्या कहलाया दोस्तों? कांठल का मैदान। तो इससे निर्माण हुआ है प्रतापगढ़ वाले इलाके का। ठीक है, मतलब ये कॉमन है। ठीक है, तो कांठल का मैदान, प्रतापगढ़। फिर एक लास्ट है अपना रोही का मैदान। रोही का मैदान से निर्माण हुआ है दोस्तों जयपुर, और जो भरतपुर वाला जो इलाका है, जयपुर से भरतपुर, इसका। ठीक है, जयपुर टू ये भरतपुर है ना। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। तो समझ में आया? विस्तार क्षेत्र कहाँ है इसका? पूर्वी मैदानी प्रदेश, घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कांठल का मैदान प्रतापगढ़, रोही का मैदान जयपुर भरतपुर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इसके वर्गीकरण के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के अंदर। तो दोस्तों इसका 4 क्लासिफिकेशन है। भाबर, तराई, आपने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ भी मैंने एक सीरीज़ है, वहाँ भी पढ़ाया हुआ है ये। वैसे मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा अभी। भाबर, तराई, बांगर और खादर। वैसे अपन इंडियन जीके में भी पढ़ते हैं, वही चीज़ सेम अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ डायग्राम है, उसको आप बनाइए मेरे साथ साथ, और फिर उसी के साथ ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ आपकी।
इसको बनाते जाइए आप साथ साथ। अब एक बार इधर देखिए, फिर इसको बना लीजिएगा आराम से। ये है अपना कोई पर्वतीय या कोई पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ से क्या निकलेगी, पानी जब बरसात होगी या फिर कोई भी उसके बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ से क्या निकलेगी, नदी। नदी जब निकलेगी तो यहाँ से क्या लेके आएगी, कंकड़ पत्थर लेके आएगी, और ऑब्वियस सी बात है कुछ मिट्टी के कण भी होंगे। तो यहाँ पे जिस मिट्टी का जमाव होगा, जिस मृदा का जमाव होगा, उसका नाम है दोस्तों भाबर। व्हाट वी से, भाबर। अब मेरे को बात बताइए, यहाँ पे जो मिट्टी के कण होंगे वो बिल्कुल मिहीन होंगे, मिहीन मतलब बहुत ही छोटे छोटे कण होंगे, या फिर यहाँ पे कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होगी। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा होगी। कैसी मृदा होगी, कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा। और यहाँ पे खेती करना इतना इजी होगा नहीं होगा, तो इसकी जो उपजाऊपन है वो थोड़ा सा ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, फिर ये यहाँ से चलेगी, फिर कोई निचले इलाकों में आएंगी, जहाँ पे क्या होगा कि निचले इलाकों में आएंगी जहाँ पे पानी का जमाव हो जाएगा, और एक तरीके से यहाँ पे दलदली क्षेत्र बनेगा जहाँ पे पानी का जमाव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इस मिट्टी को कहेंगे अपन तराई। क्या कहेंगे, तराई। तराई का मतलब है दलदली जलोढ़ मृदा। तो तराई में कैसे मिट्टी मृदा मिलेगी आपको, दलदली मिलेगी। क्यों दलदली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी निचला इलाका है, तो निचले इलाके में ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जमाव रहेगा, है ना। और ये तो बात हो गई। अब क्या होगा, ये तो बात हो गई जो नदी के किनारे की, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, तो नदी के क्या होता है, जैसे मान लीजिए नदी बहरी है, एक इलाका ये होता है जो उसके बिल्कुल पास में होता है, और एक इलाका ये इधर मानता हूँ मैं। जब नदी का हर बरसात में जब बहाव होगा तो क्या होगा, ये थोड़ी सी उफान मारेगी तो ये नदी यहाँ तक आ जाती है, और यहाँ पे क्या करती है, एक मृदा का निर्माण करती है ना यहाँ पे। तो ये हर साल चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे क्या होती है, आपको कैसी मिट्टी मिलती है, हर वक्त नवीन मिट्टी मिलती रहती है। ठीक है, हर वक्त नई मिट्टी मिलती रहती है। लेकिन कुछ सालों में, 15 साल 20 साल, काफ़ी सालों में कभी बाढ़ आ गई सपोज बरसात में, तो नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने की वजह से यहाँ पे भी मिट्टी आई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मिट्टी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कैसी मिट्टी देगी, इसको बोलेंगे प्राचीन जलोढ़ मृदा, और इसको बोला जाएगा दोस्तों, क्या बोला जाएगा, नवीन जलोढ़ मृदा, जो नदी के पास वाला इलाका है। तो इसको बोलते हैं खादर, और इसको बोलते हैं बांगर। तराई तो आपको मैंने बता ही दिया। तो जो बांगर वाला इलाका है वो ऑब्वियस सी बात है ऊपर का इलाका होगा, मतलब ऊपर का हिस्सा होगा, तभी वहाँ पानी हर वर्ष नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन खादर जो एक निचला इलाका है, ठीक इलाका है, वहाँ पे हर वर्ष जब बरसात का मौसम है तो वहाँ हर वक्त नवीन जलोढ़ मृदा आ रही है। तो यहाँ पे लिखिए, ये है अपनी बांगर, और बांगर है प्राचीन जलोढ़ मृदा। और यहाँ पे लिख लीजिए, ये राजस्थान में लूनी जो बेसिन है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, कौन सी, प्राचीन जलोढ़ मृदा, दैट इज बांगर। ये तो बात हो गई बांगर की। ठीक है, और ये है अपनी मिट्टी, इसको बोलते हैं खादर। खादर कैसी मिट्टी है, ये वाली जो उसके पास वाला इलाका है। तो खादर है नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो ये बात हो गई खादर की। भाबर कंकड़ पत्थर वाली जलोढ़ मृदा, तराई दलदली जलोढ़ मृदा जो नदी का इलाका है, और बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा जिस लूनी बेसिन,
और खादर नवीन जलोढ़ मर्दा। इतना आप एक बार लिख लीजिए। तो यह अपन ने जो जलोढ़ मृदा है एक प्रकार अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ये ही सबसे बड़ा था। तो जलोढ़ मृदा में से क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस है। तो कितने वर्गीकरण टाइप हो गए इसके? भाबर, बांगर, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है। विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, 56 घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़, 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ और रोही का मैदान, रोही नदी है जयपुर भरतपुर। ये नदियाँ भी पढ़ेंगे तो अभी वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नदियों से रिलेटेड भी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब वीडियो को अगर ज़्यादा तेज लगे तो पॉज करके बना लीजिएगा। नाउ द सेकेंड वन इज काली मृदा। अब अपन बात करेंगे काली मृदा के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहली बात इसका नाम क्या है, इसको क्या क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है कपास मृदा, या फिर इसको कपास क्या बोला जाता है? रेगूर मृदा। व्हाट वी से कपास मृदा एंड रेगूर मृदा। ठीक है, ठीक। अब बात आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी इलाका जहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, लावा के विखंडन से जिस मृदा का निर्माण होता है वो मृदा कौन सी होती है? आपकी काली मृदा। तो इसमें लिखिए निर्माण में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित विखंडन से, लावा के विखंडन से निर्मित मृदा क्या कहलाती है? आपकी काली मृदा। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके विस्तार क्षेत्र की कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। तो अगर मैं बात करूं इसके विस्तार क्षेत्र की, तो दोस्तों जो अपना पठारी क्षेत्र है वहीं ऑब्वियस सी बात है, वहीं किसी ज़माने में क्या रही होंगी, पठार का निर्माण ही अपना किस वजह से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। तो जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे कौन से आपको मृदा मिल जाएगी? कौन सी? काली मृदा। राजस्थान में कौन सा है? हाड़ौती का पठार, जो निचला इलाका देखा था ना वो। तो हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़ आपके ये जिले आ जाएंगे किसके अंदर? विस्तार क्षेत्र के अंदर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसको बनाइए आप साथ साथ।
ये मतलब कोई भी जो आपका एक ज्वालामुखी होता है उसके अंदर जो अंदर की जो प्रोसेस होती है, अंदर जो मटेरियल होता है वो इस तरीके से होता है। निकल प्लस फेरन, निकल प्लस आयरन, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन निफे, है ना, निफे। इसको बोलते हैं सी ठीक है, और इसको बोलते हैं सियाल, ठीक है, सीएल या सियाल, है ना, सीएल, ठीक है। अब देखिए कोई भी जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इस तरीके से प्रोसेस होती है, यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है और फिर ये जो ऊपर जो सतह है यहाँ पे फैल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मटेरियल आता है बाहर वो अपना आता है आयरन प्लस एल्यूमिनियम, और इस आयरन प्लस एल्यूमिनियम के मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इसको बोला जाता है दोस्तों टीटेनोफेरस। व्हाट वी से, टीटेनोफेरस मैग्नेटाइट। टीटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक, यौगिक मतलब उसके प्रोडक्ट्स, है ना। तो किसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टीटेनोफेरस मैग्नेटाइट के। तो मेजरली जो पार्ट अपने पास निकलता है वो कौन सा आता है, आयरन प्लस एल्यूमिनियम। और आयरन प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता की वजह से ही जो मिट्टी होती है वो आपकी कौन सी हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। और लाल रंग का कारण मैंने आपको पहले बताया था एक जगह मिट्टी में कि उसमें क्या होना चाहिए, FeO होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा निकल के आ रहा है ज्वालामुखी से, Fe प्लस एल्यूमिनियम। इसकी वजह से जो काली मिट्टी का जो काला रंग है उसका मेजर रीज़न क्या है, लोहा तथा एल्यूमिनियम इसका मेजर कारण है, ठीक है। तो ठीक है, इसको बना लीजिए, फिर लिखते हैं लिखिए काली मिट्टी के काले रंग का प्रमुख कारण लौह तथा एल्यूमिनियम तो है ही, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि स्पेसिफिक वो यौगिक बताओ, है ना, वो कंपाउंड बताओ, तो वो कौन सा है दोस्तों, टीटेनोफेरस मैग्नेटाइट। तो एल्यूमिनियम के टीटेनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक, दैट इज कंपाउंड, है ना। तो काली मिट्टी का कारण क्या है, लौह तथा एल्यूमिनियम के टीटेनोफेरस मैग्नेटाइट के यौगिक या फिर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। तो ये तो बात हो गई किसकी, इसके काले रंग की। अब काली मिट्टी में प्रधानता किसकी होगी, मेजर कंपाउंड कौन से होंगे, आयरन प्लस एल्यूमिनियम। तो लिख लीजिए काली मिट्टी में लौह आयरन एंड एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो काली मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता कैसी होगी। तो काली मिट्टी हम सब जानते हैं दोस्तों चिकनी मिट्टी होती है एक प्रकार की, तो इसकी जो जल धारण क्षमता है सर्वाधिक होती है किसकी, काली मिट्टी की। तो लिख लीजिए काली मृदा में जल धारण क्षमता
सर्वाधिक होती है। किसके अंदर? आपकी बात कर रहे हैं काली मृदा के अंदर, ठीक है। अब एक चीज आती है, अब एक चीज है कि काली मृदा में हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्यों होता कह रहा हूं मैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, जब आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे मुंबई साइड के इलाके हैं, वहाँ मेजरली महाराष्ट्र में काफ़ी काली मृदा होती है। तो जब भी गर्मियाँ आती है तो गर्मियों की वजह से क्या होता है, जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम कम हो जाती है गर्मी के मौसम में। तो गर्मी के मौसम में जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ जाती है तो मिट्टी में इस तरीके से बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। मतलब मिट्टी में आपने देखा हो, कई मूवीज़ में भी है ना, किसान बैठा हुआ है, कोई फोटो देखी हो आपने, तो वो दरारें पड़ जाती है। तो उस मिट्टी में अब हल चलाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो खुद ही स्वतः जुताई संभव हो गई उसकी, है ना। तो इसलिए बोला जाता है काली मृदा में हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आई बात? तो लिखिए, काली मृदा में हल चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, स्वतः जुताई संभव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कौन सी मृदा है जहां पे हल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? काली मृदा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं रेतीली बलुई मृदा, ठीक है। रेतीली बलुई मृदा को और नाम बालू रेत भी कह देते हैं। जो बालू रेत होती है, ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना भी होगा। सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो अगर मैं इसके निर्माण की अगर बात करूं तो रेतीली बलुई मृदा का जो निर्माण है वो कैसे हुआ? टैथिस सागर, जो टैथिस सागर था, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी की, टैथिस सागर का अवशेष है अपना क्या, जो अपना डेजर्ट है वो अपना टैथिस सागर का अवशेष है। इसलिए ही तो वहाँ पे आप देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे कि व्हेल मछली के अवशेष मिले, डायनासोर के अवशेष मिले। तो वहाँ पे क्या था? टैथिस सागर के अवशेष के रूप में इसका हुआ है निर्माण। तो लिखिए, रेतीली बलुई मृदा, बलुई मृदा का निर्माण टैथिस सागर के अवशेष के रूप में हुआ है। समझ में आई बात? तो इसको आप एक बार लिखिए। शुड वी गो ऑन? ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ताकि आप
जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस हो सके। ठीक है, अब अपना ज़्यादा सिलेबस बचा नहीं है दोस्तों, है ना। अभी मिट्टी आई होप मैं अभी कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो विस्तार निर्माण पढ़ लिया। अब बात करते हैं विस्तार क्षेत्र की। तो विस्तार क्षेत्र कहाँ होगा आप बताइए फटाफट। तो विस्तार क्षेत्र होगा दोस्तों इसका पश्चिमी राजस्थान। इसका क्या होगा दोस्तों, विस्तार क्षेत्र। समझ में आ रही है बात। एक मिनट में पेज दूसरा। विस्तार क्षेत्र क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान इसका विस्तार क्षेत्र हो गया। फिर बात कर लेते हैं विशेषता की। तो विशेषता क्या होगी, रेतीली जो बलुई मृदा है उसका विस्तार राजस्थान में क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक होगा या न्यूनतम होगा, सर्वाधिक होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान में है ही रेगिस्तान, तो सर्वाधिक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखिए रेतीली बलुई मृदा का विस्तार राजस्थान में क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, ये बात हुई। फिर मैं बात करता हूं रेतीली बलुई मृदा की जल धारण क्षमता कैसी होगी स्टूडेंट्स। तो जल धारण क्षमता बालू रेत की ज़्यादा होती है या कम होती है, तो मैंने आपको पता ही भी है, जनरल सी बात है। कैसी होगी, न्यूनतम होगी। तो लिखिए रेतीली बलुई मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो दोस्तों यह बात हो गई अपनी किसकी, रेतीली बलुई मृदा के बारे में। तो लिख लीजिए अब बात करते हैं दोस्तों क्षारीय मृदा की। क्षारीय मृदा क्या होती है दोस्तों, जो जैसे अपना अम्ल है और क्षार है, मतलब एसिड और बेस, उसी तरीके से जो बेस होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, क्षारी ही बोलते हैं आई थॉट। ठीक है ना। तो क्षारीय जो मृदा है वहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको वहाँ झीलें बताई थी लास्ट में, तो मतलब नमकीन झीलें। तो जहाँ लवण की मात्रा अधिक होगी, लवण मीन्स नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे इस प्रकार की मृदा मिलेगी, कौन सी, क्षारीय मृदा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लवणीय, तो इसका जो दूसरे नाम है, इसका नाम और नामों से इसको जाना जाता है लवणीय मृदा, इसको रेह भी बोला जाता है, इसको ऊसर भी बोला जाता है, इसको कलर भी बोला जाता है, एंड इसको चोपेन भी बोला जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ उसकी बात करते हैं सब आगे। निर्माण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है, जो लवणीय पदार्थों की जब अधिकता हो जाती है किसी भी जगह में, तो वहाँ मतलब नमक की कॉन्सेंट्रेशन सपोज इस एरिया में बढ़ गई, तो वहाँ पे कैसी मृदा हो जाएगी, क्षारीय मृदा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखिए इसका निर्माण मृदा के लवणीय पदार्थों के अधिकता के कारण होता है। क्यों होता है, समझ में आई बात। ठीक है, विस्तार क्षेत्र की बात कर लेते हैं, छोटा सा टाइप है।
विस्तार क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कहाँ मिलेगी, जहां पे खारी पानी की झीलों के आसपास आपको ऐसी मृदा मिल जाएगी। तो लिखिए खारे पानी की झीलों के आस पास आपको ऐसी मृदा मिल जाएगी। अब ये मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी क्या दोस्तों? नहीं, ये सबसे सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा होगी, क्योंकि यहाँ पे लवण की मात्रा अधिक है ना। तो लिखिए सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा कैसी है? ये सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा है आपकी क्षारीय मृदा। तो ये हो गया अपना क्षारीय मृदा कंप्लीट। ठीक है, तो लिख लीजिए तो अब जो चीज़ें अपन ने ऑलरेडी पढ़ रही है उसी का बस विस्तार है, कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत ऐड होगा, तो नहीं ज़्यादा बात नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लाल मृदा। तो लाल मृदा का दूसरा नाम इसको बोला जाता है पर्वतीय मृदा। ऑब्वियस सी बात है, क्या लाल रंग की मृदा कहाँ पे मिलेगी आपको? पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके आसपास मिलेगी, जिसलिए इसका नाम भी क्या हो गया? पर्वतीय मृदा। फिर बात करते हैं निर्माण की। तो आप बताइए निर्माण कैसे हुआ होगा? तो जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, जब वर्षा होगी तो उसके जो ऊपर के जो परत है उसका अपसरण होगा। अपसरण मतलब उसका डेटोरिएशन होगा। डेटोरिएशन होने की बाद से वो टूट के जो मृदा का निर्माण होगा निचले इलाकों में, वो मृदा क्या कहलाएगी? आपकी लाल मृदा। तो लिखिए पर्वतों के ऊपरी परत के अपसरण टूटने से निर्मित मृदा। समझ में आई बात? किसके? पर्वतों के ऊपरी परत, जो उसकी ऊपरी परत है, ऊपरी सरफेस है, उसके टूटने से जो निर्माण होगा मृदा का, वो मृदा कौन सी होगी? लाल मृदा। अब मेरे को बता दीजिए लाल मृदा का मुख्य कारण क्या होगा? सबको पता है FeO, दैट इज लोह ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। तो ठीक है, पहले विस्तार क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विस्तार क्षेत्र कहाँ होगा? ये भी कोई नॉर्मल सी बात है, अब तो आप इजीली बता पा रहे होंगे। पश्चिमी रेगिस्तान में होगा ना इसका विस्तार क्षेत्र? नहीं, इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ होगा? अरावली जहाँ पे है, जो अपना पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक, विशेषता की बात कर लेते हैं। विशेषता की मैं बात करूं तो इसके रंग के बारे में, लाल मृदा के लाल रंग का प्रमुख कारण क्या है? लौह ऑक्साइड है। ये तो सबको पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। लौह ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख लीजिए, आयरन ऑक्साइड दैट इज FeO है ना, की अधिकता। ठीक है, और लाल मृदा में मैंने आपको पहले भी बताया था किस चीज़ की अधिकता होती है? नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की अधिकता होती है, ये भी बताया था। तो लिख लीजिए वो भी चीज़।
लाल मृदा में नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की अधिकता होती है। और यहाँ पे कौन सी फसल होती है पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मृदा है लाल मृदा आपकी मक्का के फसल के लिए बड़ी उपयोगी मानी जाती है। तो लिखिए मक्का के लिए उपयोगी मृदा। लिख लीजिए, ये कंप्लीट हो गई आपकी लाल मृदा। तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। 3 मृदा अपनी बची है ना, लाल पीली मृदा, दैट इज 6th वन, 7th वन इज लेटराइट मृदा एंड लास्ट वन इज पीट मृदा। तो उन तीनों को अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ज़्यादा का नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है अफवाह तंत्र वो वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। आपको इसको पढ़ने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि कहीं से भी कुछ पढ़ने की नीड होगी। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लग रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीरीज़ का बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।